Anjali from Team Formulator is here with a new lecture of biology. एक्चुअली ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर नहीं होकर के आपका जो पूरा बायोलॉजी का सिलेबस है, ये इसको हाईलाइट करता है. इस सिलेबस में आपको ये पता चलेगा कि आप लोगों को एक्चुअली पढ़ना क्या क्या. बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट था कि मैम इतने सारे चैप्टर्स हैं, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना क्या है बायोलॉजी, क्योंकि इट इज़ वेरी न्यू सब्जेक्ट टू ऑल ऑफ यू. इवन द बायोलॉजी फैकल्टीज आर वेरी न्यू टू दिस सब्जेक्ट इन रिगार्ड टू आपकी इंजीनियरिंग के कोर्सेज के हिसाब से. इसलिए मैंने कोशिश की है कि ये जो आपके मॉड्यूल्स जो आपको पढ़ने हैं, मैंने कोशिश की है कि उसके बारे में आपको डिटेल बताऊं. डिटेल इन टर्म्स कि आपको एक्चुअली में पढ़ना क्या क्या है, ठीक, कौन से मॉड्यूल्स में आपको क्या पढ़ना है, कितनी सारी चीज़ें देखनी है आप लोगों को, क्या उस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं, उनके बारे में डील करना है. ठीक है, तो मॉड्यूल नंबर 1 जो है उसमें बायोलॉजी इंट्रोडक्शन करके वो चैप्टर दिया हुआ है. ठीक है, बायोलॉजी इंट्रोडक्शन. ये चैप्टर इंट्रोडक्शन क्यों? इसलिए क्योंकि यू ऑल आर लाइक मैथ स्टूडेंट. ठीक है, तो आपने अपनी बायोलॉजी बहुत पहले छोड़ रखी होगी बहुत लोगों ने. ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 12th में भी बायोलॉजी रखी होगी, बट बाकी रखी तो होगी पर उतनी अच्छे से पढ़ी नहीं होगी. ठीक है, तो बायोलॉजी इंट्रोडक्शन इसलिए ताकि आपको ये पता चल सके कि एक्चुअली बायोलॉजी में पढ़ना क्या क्या, बायोलॉजी है क्या. तो सबसे पहले जो बायोलॉजी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको क्या देखना है कि बायोलॉजी जो है इट इज साइंस ऑफ वर्ड्स. यू नो, सबसे पहले तो आपको देखना है कि आप किस अच्छाई से, आप किस खूबसूरती से वर्ड्स का अर्थ लगा सकते हो. ठीक है, तो जितने अच्छे से आपको वर्ड्स का अर्थ, वर्ड्स का मीनिंग समझना आएगा, उतना बायोलॉजी तो इजी हो जानी है मेरे हिसाब से. ठीक है, सो बायोलॉजी इंट्रोडक्शन. तो बायोलॉजी है क्या? इट इज स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स. क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज नोन एज बायोलॉजी. अब लिविंग थिंग्स में सब कुछ आता है, मतलब सब कुछ, प्लांट्स, एनिमल, फिशेज, आपके वायरसेस, बैक्टीरियाज, माइकोप्लाज्मा, सब क्या है आपका आपके लिविंग स्ट्रक्चर में है. वायरसेस जो है ये इट इज इन द बाउंड्री लाइन. एक्चुअली वायरसेस के साथ क्या होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफिंग बता देती हूँ आपको, क्योंकि इट्स लाइक कोरोना इज ऑल ओवर द वर्ल्ड. सबको पता है कि कोरोना वायरस है, पर बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि वायरस है क्या. एक्चुअली वायरस में क्या होता है बच्चों ना, कि वायरस जो होता है अगर वो आपके बॉडी के अंदर नहीं है तो वो लिविंग नहीं है. ठीक है, अगर वो आपके बॉडी में है तो इट इज लिविंग, अगर आपके बॉडी में नहीं है तो इट इज नॉट लिविंग. सो सब कुछ के बारे में, इन टोटल सब कुछ के, प्लांट्स, एनिमल, वायरसेस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्माइट्स, ऑल टुगेदर आपको बायोलॉजी में इसको पढ़ना है. ठीक है, तो बायोलॉजी इंट्रोडक्शन यही है कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, बायोलॉजी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बहुत सारी टर्म्स हैं जो आपको पढ़ना है. उसके बाद बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हाउ बायोलॉजी इज कनेक्टेड एवरीवेयर. आप देखोगे ना, मतलब बायोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप हर फील्ड में कुछ ना कुछ बायोलॉजी है, और बेसिक जो नॉलेज होता है बायोलॉजी का वो सबको होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि बायोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन है. सेल क्या होता है? सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर की तरह है. जैसे यहाँ पे जो आपका घर है, ठीक है, आपका घर का बेसिक चीज़ क्या है, आपके घर का में कमरे होंगे. ठीक है, तो आपका घर में बेसिक क्या है, फिर कमरा है, तो कमरे में बेसिक क्या है, कमरा कैसे बना हुआ है, ईंट से बना हुआ है. तो एक बेसिक आपके पूरे घर का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या हुआ, वो ईंट जो यूज हुआ है. ठीक है, तो वैसे ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स बॉडी और किसी भी लिविंग थिंग की बॉडी, ठीक है, तो वो क्या से बनी हुई होती है, वो भी सेल से बनी होती है. सेल इज अ बेसिक फंक्शनल यूनिट, इट इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो बेसिक जो स्ट्रक्चर जो आपके बॉडी का, हमारे बॉडी का, किसी भी लिविंग बीइंग के बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको हम सेल कहते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखने की बात ये है कि सेल, बात तो हो गई कि सेल है क्या. तो सेल, ये बात समझो जैसे हमारे बॉडी में कुछ फंक्शंस होते हैं, डाइजेशन होता है, हम रिस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, बाकी भी मेटाबॉलिज्म हमारे में होता है. तो वो सेल जो है आपके बॉडी में, जो छोटा सा सेल है जो माइक्रोन में होता है, तो उस सेल में भी वो सारे फंक्शंस हो रहे होंगे जो आपके बॉडी में हो रहे हैं. ठीक है, तो ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर है. सेल जो है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का. तो बायोलॉजी जो इंट्रोडक्शन है उसमें आपको सेल के बारे में कुछ चीज़ें पढ़नी है, बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन सेल के बारे में आपको पढ़ना है. बायोलॉजी इंपॉर्टेंट कैसे है ये आपको पढ़ना है, कैसे डिफरेंट चीज़ों को आप बायोलॉजी से लिंक कर सकते हो, ये आपको मॉड्यूल नंबर 1 में पढ़ना है. ठीक है, तो मॉड्यूल नंबर 1 इज लाइक कि आप पढ़ भी सकते हो, खुद से पढ़ सकते हो, बहुत इजी सा चैप्टर है,
पढ़ाया जा सकता है, इसके नोट्स दे दिए जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें, बहुत इंट्रोडक्शन है, बेसिक चीज़ क्या पढ़नी है बायोलॉजी में, क्या नहीं पढ़ना है, बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्यों है क्यों नहीं है, बस ये चीज़ें आपको देखनी है बायोलॉजी इंट्रोडक्शन चैप मॉड्यूल नंबर 1 में। ठीक है, तो मॉड्यूल नंबर 1 तो आपका समझ में आ रहा है। मॉड्यूल नंबर 2 में आइए, सिंपल सी चीज़ है, कभी भी आप एक बात बताओ, कोई भी चीज़ की शुरुआत क्या होती है, सबसे पहले बेसिक लेवल से उसकी शुरुआत होती है। ठीक है, उसके बाद जब हम उस चीज़ को जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो उस चीज़ों को और वाइड व्यू से देखना शुरू करते हैं। ठीक है, उसको क्लासिफाई करना शुरू करते हैं। उसी तरह जब सेल के बारे में हमने इंट्रोडक्शन में सेल के बारे में पढ़ा, तो हमें सिर्फ सेल के बारे में पता था कि सेल है क्या, सेल को हमने देखा, रॉबर्ट हुक ने देखा, एंटन वैन ल्यूक हुक थे जो, उन्होंने समझा, उसके सेल के बारे में पढ़ा ये कि सेल है क्या, सेल में क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या कौन कौन सी चीज़ें सेल में प्रेजेंट होते हैं, सेल कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो जो मॉड्यूल नंबर 2 है आपका, उसमें आपको सेल के क्लासिफिकेशन के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, कि सेल एक्चुअली होता कितने टाइप का है। तो सेल 2 टाइप के होता है बच्चों, एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है, एक यूकैरियोटिक सेल होता है। क्या होता है? एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। बहुत सिंपल सा है, मैंने पहले भी बोला था 10 मिनट पहले कि बायोलॉजी इज आर्ट ऑफ वर्ड्स। तो अब जैसे जैसे वर्ड्स पकड़ना शुरू करोगे ना, बायोलॉजी सीम्स वेरी इजी टू ऑल ऑफ यू। प्रो मतलब पहला, कैरियोट मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, प्रो मतलब पहला या प्रिमिटिव, कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस। तो वैसा सेल जिसका न्यूक्लियस काफी प्रिमिटिव हो, मतलब काफी पुराना हो, काफी बेसिक हो, ठीक है, तो उसको क्या कहोगे आप? उसको प्रोकैरियोटिक सेल कहोगे। उसी हिसाब से यूकैरियोटिक क्या हुआ? यू मतलब होता है एडवांस, कैरियोट्स मतलब होता है न्यूक्लियस। तो वैसा सेल जिसका जो न्यूक्लियस हो वो एडवांस हो, उसको हम क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। अब इनमें बहुत सारी बेसिक डिफरेंसेस हैं कि डिफरेंसेस क्या क्या हो सकता है, इसमें चेंजेस होते हैं, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, तो इनके बारे में हमें देखना है। तो ये हमें पढ़ना है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में क्लासिफिकेशन में। इसके बाद हमें पढ़ना है कि डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं, डिफरेंट एनिमल्स कैसे कैसे एक्सक्रीट करते हैं। जैसे सिंपल सी चीज़ है, ह्यूमन जो है, ह्यूमन है या प्लांट है, हर ऑर्गेनिज्म जो है उसके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है। ठीक है, जब मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसके बॉडी के अंदर, तो कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बन रहा होगा। तो हर जो ऑर्गेनिज्म है, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग किस्म का वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। किसी में यूरिया बनता है, किसी में यूरिक एसिड बनता है, किसी में आपका यूरिया है, यूरिक एसिड है, किसी में आपका अमोनिया बनता है। ठीक है, तो ये सारी डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज है। ठीक है, ये डिफरेंट क्राइटेरियाज है जिसमें आप डिवाइड कर सकते हो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसा है ऑन द बेसिस ऑफ वेस्ट मटेरियल, मतलब वो कौन सा वेस्ट मटेरियल सिक्रीट कर रहा है, एक्सक्रीट कर रहा है, उस हिसाब से उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 चीज़ पढ़ने की हो गई, एक तो यूरोकोटेलिक हो गया, यूरोकोटेलिक एनिमल्स हो गए हैं, कुछ एमिनोटेलिक होते हैं। ठीक है, तो और कुछ क्या होते हैं, यूरो और यूरियोटेलिक होते हैं। ठीक है, यूरियोटेलिक मतलब जो यूरिया सिक्रीट करते हैं, मतलब जो यूरिया अपने बॉडी में, यूरिया जो अगर बाहर निकल रहा है वेस्ट के फॉर्म में, तो उसको क्या कहेंगे? यूरियोटेलिक कहेंगे। और एमोनोटेलिक किसको कहेंगे? एमोनोटेलिक कहेंगे जिसके बॉडी से अमोनिया के रूप में वेस्ट मटेरियल निकल रहा है। उसी हिसाब से यूरोकोटेलिक किसको कहेंगे? जिसमें यूरिक एसिड निकल रहा है। ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन और भी किया गया है। जैसे आप लोग देखते हो, यहाँ पे आप आसपास जब देखते हो तो आपको प्लांट्स दिखते हैं, एनिमल्स दिखते हैं, बर्ड्स दिखते हैं, मैमल्स दिखते हैं। तो क्या होता है ना कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है हमारा, पूरा का पूरा जो हमारा वर्ल्ड है, पूरा यूनिवर्स है, इसमें बहुत टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो अब एक बात बताओ, मैं भी ह्यूमन हूँ, आप भी ह्यूमन हो, तो अब मैं अगर पढ़ना चाहूँ या कोई साइंटिस्ट अगर पढ़ना चाहेगा तो वो मुझे अलग से पढ़ेगा मेरे बारे में, फिर एक स्टूडेंट के बारे में अलग से, तो वो इतना क्यों मेहनत करेगा? तो इससे अच्छा उसने क्या किया ना कि हर किसी को एक कैटेगरी में डिवाइड करके रख दिया। ठीक है, इससे क्या हो गया? इससे पढ़ाई ईजी हो गई। मतलब जितने ह्यूमन बींग्स हैं उसको एक कैटेगरी में दे दिया, उसको मैमल्स के अंदर डाल दिया, जितने बर्ड्स हैं उसको एव्स के अंदर डाल दिया, जितने प्लांट्स हैं प्लांट्स को अलग से क्लासिफाई किया कि एल्गीज होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं। तो इस चैप्टर में आपको क्लासिफिकेशन के बारे में भी पढ़ना है कि कैसे कैसे क्लासिफिकेशन होता है। लीनियस ने क्लासिफिकेशन किया है, 5 अलग अलग किंगडम्स में पूरे के पूरे लिविंग थिंग्स को बांटा है। ठीक है, तो ये आपका मॉडल नंबर 2 हो गया। मॉडल नंबर 3 में जेनेटिक पर्पस, मैंने जैसा कि बताया, जब सिंप्लिसिटी से हम लोग धीरे धीरे जो आपका टफनेस है या फिर
चीज़ों को समझना और थोड़ा मुश्किल होता है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो जो मॉडल नंबर 3 है ना वो जेनेटिक है। जेनेटिक मतलब जैसे आप अगर अपने पिताजी की तरह दिख रहे हो, आपके पिताजी आपके दादाजी की तरह दिख रहे हैं, या आप अपने दादाजी या नाना जी की तरह दिख रहे हो, तो कहीं ना कहीं देयर इज अ सिमिलैरिटी। वाई, ऐसा क्यों नहीं है कि आप अपने पड़ोसी की तरह दिखते हो? क्यों नहीं दिखते हो? क्योंकि आपके जेनेटिक नहीं है वो, ठीक है। तो जेनेटिक मतलब कि क्या होता है कि आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि क्या होती है, पास ऑन होते रहती है। क्या होती है? पास ऑन होती रहती है, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते रहती है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम जेनेटिक मटेरियल कहेंगे। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? दो तरह का, डीएनए और आरएनए। क्या होता है? डीएनए और आरएनए। सबने नाम सुना होगा, सबने बहुत बार यूज भी किया होगा मेरे ख्याल से। तो डीएनए और आरएनए दो टाइप के जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जिससे क्या करता है, जो इन्फॉर्मेशन क्या करता है, शेयर करता है। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो शेयर होती है। मतलब अगर मैं अपने पिताजी की तरह या माताजी की तरह दिखती हूँ, तो जस्ट बिकॉज उनका जीन्स मुझ में, उनकी जीन्स मुझ में, और ये इन्फॉर्मेशन कौन लेकर के आया? डीएनए और आरएनए हमारे बॉडी के अंदर लेके आया, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म में डीएनए होगा, और डिपेंड करता है कौन से ऑर्गेनिज्म में आरएनए होगा, ठीक है। तो जेनेटिक पर्पसेस में आपको डीएनए के बारे में पढ़ना है, आरएनए के बारे में पढ़ना है, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, डीएनए का फंक्शंस क्या होता है ये पढ़ना है। डीएनए के बारे में और चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो हमें मॉड्यूल नंबर 3 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 4 बायोमॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल सब जानते हो, मॉलिक्यूल बहुत इजी, मॉलिक्यूल सब यूज भी करते होगे हमेशा। तो मॉलिक्यूल बायो क्या है? मतलब कुछ ऐसा जो लिविंग बींग्स में, वैसे मॉलिक्यूल जो लिविंग बींग्स में हो। क्या हो? जो लिविंग बींग्स में, वैसे मॉलिक्यूल जो लिविंग बींग्स में हो, ठीक है। तो वैसे मॉलिक्यूल जो लिविंग बींग्स में होते हैं, जिससे लिविंग बींग्स बना हुआ होता है, उसको आप क्या कहते हो? उसको आप बायोमॉलिक्यूल कहते हो, ठीक है। तो बायोमॉलिक्यूल में क्या क्या आता है? बहुत ये सारी जानकारी या जो नॉलेज है ना, ये बहुत सारी चीज़ें क्या होती है आपको पता होता है, लेकिन लैक ऑफ अवेयरनेस, ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस आप लोगों को पता नहीं होता है। तो आप सोचो, जैसे आप खाना खाते हो तो प्रोटीन, कभी आप बोलते हो मैं कार्ब डाइट पे हूँ, मतलब मैं कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहा हूँ, फैट्स ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं क्या? ये बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर आती हैं। अलग अलग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेक्राइड्स के जो आपका अमाइनो एसिड्स, ये सारा क्या हो गया? ये बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर आता है। यही बायोमॉलिक्यूल्स में हमें ये पढ़ना है कि प्रोटीन क्या है, आपका अमाइनो एसिड क्या है, आपका न्यूक्लिक एसिड किससे बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है। तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है? पॉलीसेक्राइड्स के बारे में पढ़ना है, पॉलीसेक्राइड्स के बारे में, प्रोटीन के बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में, लिपिड्स के बारे में, फैट्स के बारे में। मोटा मोटी हमें इनके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इनका फंक्शन क्या है इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो मॉडल नंबर 4 इज ऑल अबाउट बायोमॉलिक्यूल्स। मॉडल नंबर 5 एंजाइम्स। बहुत अच्छा टॉपिक है आप कह सकते हो, क्योंकि बेसिक आपको बायोलॉजी जो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म अब क्या होता है? मेटाबॉलिज्म इज कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। मैम ये तो और टफ हो गया। कैटाबॉलिज्म मतलब होता है कुछ भी अगर आपके बॉडी में टूट रहा है, ठीक है, कुछ भी आपके बॉडी में टूट रहा है तो वो कैटाबॉलिज्म के अंदर आता है, और कुछ भी आपके बॉडी में फॉर्म कर रहा है तो वो एनाबॉलिज्म में आता है। तो ये टूटना और बनना आपके बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर, किसी टूटने और बनने के जो प्रोसेस है, दोनों को मिला करके हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो उस मेटाबॉलिज्म में इस एंजाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। हर रिएक्शन, बॉडी में हर रिएक्शन एंजाइम के प्रेजेंस में कहीं ना कहीं होता है। अब एंजाइम करता क्या है? एंजाइम जो है वो हमारा क्या करता है, वो जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है उसको वो क्या करता है? डिक्रीज कर देता है, ठीक है। उसको क्या करता है? वो डिक्रीज करके रख देता है, ठीक है। तो डिक्रीज करने से क्या होता है कि जो रिएक्शन होता है वो कम एनर्जी में भी होता है, या फिर उसको अपना थ्रेशोल्ड एनर्जी भी मिल जाएगा तो वो एंजाइम अपना रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। अब इसमें हमें ये देखना है कि एंजाइम की जो रिएक्टिविटी होती है, एंजाइम का जो फंक्शन होता है वो किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे टेम्परेचर, आपका हीट, जो टेम्परेचर के अंदर आता है हीट पे आता है। उसके बाद टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन है, आपका फिर पीएच पे, पीएच कितना है, एसिडिक पीएच है या बेसिक पीएच है, उस पर डिपेंड करेगा आपका फंक्शन। तो हमें ऑन होल इसके बारे में पढ़ना। छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन था इससे क्वेश्चन आया हुआ है एंजाइम से, ठीक है।
अब मॉड्यूल नंबर 6 में आ जाइए। मॉड्यूल नंबर 6 में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मैकेनिज्म। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मैकेनिज्म बड़ा आराम से समझिए, सुनिए क्या है। इंफॉर्मेशन मतलब क्या होती है, जो सूचना है। ट्रांसफर मतलब एक से दूसरी जगह जाना, ठीक है। मैकेनिज्म मतलब ये जो ट्रांसफर हो रहा है इंफॉर्मेशन, इसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। ये किसके थ्रू हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, इसको क्या कहोगे आप, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मैकेनिज्म। अब इससे थोड़ी देर से देर पहले मैंने आपको बताया था कि आप अपने पिताजी की तरह या मैं अपनी माताजी की तरह या पिताजी की तरह या दादाजी की तरह क्यों दिखती हूँ, कि कहीं ना कहीं जीन्स है। जीन्स का जो अफेक्ट है वो आ रहा है, ठीक है। वो जीन्स कहाँ से आ रहा है, वो हमारे पैटर्नल या मैटर्नल साइड से आ रहा है, ठीक है। और वो किसके थ्रू आ रहा है, डीएनए और आरएनए के थ्रू आ रहा है। अब यही जो है इनका ट्रांसफर कैसे होता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कैसे होता है, कौन कौन से डिजीज हैं जो इस ट्रांसफर में, बहुत सारे टाइम ऐसा होता है ना कि ये इतना बड़ा ये इतना मतलब ऐसा प्रोसेस है ना जिसमें इतनी ज़्यादा प्रिसाइजनेस चाहिए, इतना ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना कि कोई एक जीन जब यहाँ आपके पेरेंट्स से आप में ट्रांसफर होने लगती है, तो कहीं ना कहीं एक जीन में क्या होता है ना, म्यूटेशन हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है सॉरी, उसकी वजह से क्या होता है, पूरा का पूरा जेनेटिक मेकअप जो होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हमें इस चैप्टर में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है, वो क्या होता है। इसी में हम लोग रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन वगैरह सब देखेंगे। मॉड्यूल नंबर 7 प्रोटीन। अब आप बोलोगे मैम ये तो बायोमोलिक्यूल में भी प्रोटीन पढ़ाया गया था। बायोमोलिक्यूल में भी प्रोटीन पढ़ाया गया था, लेकिन बेसिक प्रोटीन पढ़ाया गया था। मतलब प्रोटीन के बारे में बताया गया था कि प्रोटीन होता क्या है, प्रोटीन कैसे, बायोमोलिक्यूल्स, बेसिक स्ट्रक्चर्स जो है वो बताया गया था। लेकिन ये चैप्टर जो आपका प्रोटीन का चैप्टर है, इसमें आपको ये पढ़ना है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से टाइप का स्ट्रक्चर में फॉर्म करता है, कितने टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन बनते कैसे हैं, प्रोटीन का स्ट्रक्चर। जैसे मैं आपको बताती हूँ, प्रोटीन के बहुत स्ट्रक्चर, जैसे ये भी एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ये भी एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ये भी एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, और ये भी एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो क्या आपको इन चारों स्ट्रक्चर में अंतर पता चल रहा है? ऑब्वियसली पता चल रहा है, इन चारों में भी आपको अंतर समझ में आ रहा है। तो यही सारी चीज़ें हमें प्रोटीन के बारे में पढ़नी है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोटीन का फंक्शन क्या क्या होता है, प्रोटीन कैसे काम करता है, प्रोटीन के क्या क्या फंक्शन है। प्रोटीन एक्चुअली जो आप इंजाइम्स यहाँ पे पढ़ रहे थे ना बच्चों, अपने मॉड्यूल नंबर जो 5 में मैं पढ़ाऊंगी आपको, इंजाइम भी एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है। तो प्रोटीन के क्या क्या फंक्शन है, प्रोटीन इंजाइम की तरह काम कर सकता है, प्रोटीन रिसेप्टर की तरह काम कर सकता है, प्रोटीन हार्मोन की तरह काम कर सकता है। तो प्रोटीन हैज़ अ लार्ज स्कोप, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़नी है आप लोगों को और पढ़ाई जाएंगे, ठीक है। तो मॉड्यूल नंबर 7 जो है ये प्रोटीन के बारे में है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, प्रोटीन का यूज़, प्रोटीन का फंक्शन, ये सब कुछ आपको मॉड्यूल नंबर 7 में पढ़ना है, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 8, मॉड्यूल नंबर 8 इज ऑल अबाउट मेटाबॉलिज्म। अभी मैंने बताया था मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, तो आपके बॉडी में जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं, जैसे रिस्पिरेशन हो रहा है, तो अब आप बोलोगे मैम रिस्पिरेशन तो बहुत सिंपल है, सांस लो सांस छोड़ दो, ये रिस्पिरेशन है। नहीं, गलत। रिस्पिरेशन ये नहीं है, ठीक है। रिस्पिरेशन इज समथिंग डिफरेंट। ये जो सांस लेना और सांस छोड़ना होता है ना, इसको आप ब्रीदिंग कहते हो। क्या कहते हो? ब्रीदिंग कहते हो। सांस लेना और सांस छोड़ना, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, इट्स कॉल्ड ब्रीदिंग। जबकि रिस्पिरेशन जो आपका होता है, रिस्पिरेशन इज ऑल अबाउट कि आप कैसे देखते हो कि ये जो आपको एनर्जी मिली है, ठीक है, ये जो आपको एनर्जी मिली है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, उसको आप कैसे यूज कर रहे हो फूड को ऑक्सीडाइज करने में। जो आप फूड खा रहे हो, ठीक है, उसको ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, इसको आप रेस्पिरेशन कहोगे, ठीक है। इसमें आपको क्रेब्स साइकिल पढ़ना है, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ना है। तो ये चैप्टर में ना थोड़ा केमिकल रिएक्शंस जो है ना, इस पे थोड़ा ज़्यादा जोर दिया गया है। एंड नेक्स्ट इज मॉड्यूल नंबर 9। मॉड्यूल नंबर 9 जो है आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लोगों के लिए, या मैक्सिमम ऑफ यू हैव दिस, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो वर्ड है, टर्म है, आप लोगों ने नहीं सुना होगा, ठीक है। तो ये बहुत आज का जो साइंटिफिक जो इरा है, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा फोकस अगर किसी चीज़ पे है ना, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म पे। अब ये क्यों है?
सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म पे इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस है यहाँ पे, क्योंकि आप ये चीज़ देखो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनको आजकल यूज़ किया जा रहा है मेडिसिन पर्पसेस के लिए, आपका म्यूटेशन देखने के लिए, प्रोटीन का फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इज द न्यू साइंस। अभी के लिए आपका जो न्यू साइंस साइंटिफिक इरा है ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म पे है, ठीक है। कैसे प्रोटीन बना सकते हो, जैसे मान लो अगर आप प्लांट, अगर 1 kg अगर आप प्लांट से प्रोटीन डिराइव करना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा इनपुट देना पड़ेगा, तब वो 1 kg प्लांट प्रोटीन आपको मिलेगा। लेकिन अगर 1 kg आपको वो प्रोटीन चाहिए जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से आपको चाहिए, तो उसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आज का जो नया जो एज है वो क्या है, वो साइंस का एज क्या है, वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या होता है ना कि उसमें सिंगल सेल जो कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कितने सेल से बना हुआ था, बस एक सेल का बना हुआ था। कितने सेल का बना होता है, एक सेल का। जबकि हमारी बॉडी लाखों लाख मिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल्स की बनी हुई होती है बस। लेकिन ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सिर्फ एक सेल के बने हुए होते हैं, और सारा का सारा जो फंक्शनिंग होता है ये सारे फंक्शनिंग करते हैं अपने सारे जो आप हम या आप या कोई प्लांट अपने बॉडी में कर रहा है वो सारे फंक्शनिंग ये अकेला एक सेल करता है, ठीक है। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, इसमें टाइप्स है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, एस्टर्शिया कोलाई है, ड्रोसोफिला है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें पढ़नी है आपको सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और उसका यूज़ कैसे कैसे आज की जनरेशन में उसको यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 10 इज प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट देखा सबने, यूज सबने किया, सब उसको देखते हो समझते हो, लेकिन उसकी भी अपनी एक फिजियोलॉजी है। मतलब फिजियोलॉजी मतलब क्या, जैसे आपके बॉडी में डाइजेशन है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस कंट्रोल, सब कुछ आपके बॉडी में, ठीक है। तो उसी तरह प्लांट के बॉडी में भी ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। प्लांट के बॉडी में भी डाइजेशन होता है, प्लांट के बॉडी में भी रेस्पिरेशन होता है, प्लांट के बॉडी में भी ट्रांसपिरेशन होता है। तो ये सारी जो फंक्शंस हैं, ये सारी जो प्रोसेसेस हैं, ये प्लांट के बॉडी में भी होता है। और इसको ओवरऑल हम क्या कहते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी। क्या कहते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी। तो इसमें हमें ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ना है, आपने स्टोमाटा पढ़ा होगा, आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा। तो ये सारी जो टर्म्स हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, हमें कहाँ पढ़नी है, प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़नी है, ठीक है। ये मॉड्यूल नंबर 10 आपका हो गया। तो टोटल आपके 10 मॉड्यूल्स पढ़ने हैं आपको। तो ये आपका ब्रीफिंग हो गया कि आपको कौन से मॉड्यूल्स में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 2, 3, 4 एंड सो ऑन 10 तक, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं इससे कोर्स स्ट्रक्चर का पता चल गया होगा कि कौन सा कोर्स आपको कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे आपके चैप्टर्स डील किए जाएंगे। यहाँ पे मैं ये भी बता देती हूँ, मैं कोशिश करूँगी, जैसे कुछ बच्चे ऐसा होता है ना कि कोशिश करते हैं कि मैम आप एक लाइन से पढ़ा दो, तो देखो ऐसा नहीं होता। बायोलॉजी आप लोगों के लिए बहुत नहीं है ऐसा। मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं कि मैं पहले जेनेटिक पढ़ा दूँ, फिर बायोमोलिकुलर, फिर एंजाइम्स। तो आपको दिक्कत क्या होगी, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी ना, ये ना ये। तो मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं जो पहले चैप्टर्स ऐसे हैं जो केमिस्ट्री से डील करते हैं, मैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। जैसे मॉड्यूल नंबर 4, 5, 7, 8, 2। उसके बाद जब आपको समझ में बायोलॉजी से थोड़े से आप यूज टू हो जाओगे, तब ये जो टफ वाले चैप्टर हैं यहाँ पे, जहाँ पे थोड़ा सा आपका विट लगता है, थोड़ा सा दिमाग लगता है, जैसे जेनेटिक पर्पस हो गया, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर मैकेनिज्म हो गई, उसके बाद इसको डील किया जाएगा ताकि आपको आराम हो जाए, ठीक है। तो ये सारा आपका मॉड्यूल, आपका कोर्स स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद आपके जितना भी पूरा का पूरा आपका सिलेबस होगा, पूरा चैप्टर होगा, वो आपके ऐप पे अवेलेबल होगा। So please go and download the app, subscribe the channel, like and share it. Thank you.